फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में भारत के संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको बताया था भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश के राज्यों को 4 वर्गों में, 4 समूहों में उसको विभक्त किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। लेकिन यह जो विभाजन था इसका कोई ठोस तार्किक आधार नहीं था, बस उसका एक मात्र आधार था ऐतिहासिक प्रिंसली स्टेट्स को 2 वर्गों में, ग्रुप बी और ग्रुप सी में रखा गया। इसके बाद ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उस प्रांत को ग्रुप ए में रखा गया और ग्रुप डी में अंडमान निकोबार को जो है वो शामिल किया गया। तो इस तरह से जो डिवीजन था ना, उस डिवीजन का कोई कह सकते हैं कि लॉजिकल जो ग्राउंड होना चाहिए वो लॉजिकल ग्राउंड नहीं था। भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न प्रशासकीय जो स्तर है उन सबको ध्यान में रखे बगैर जैसे तैसे जो है राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। और यही कारण रहा कि इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठनी प्रारंभ हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मद्रास राज्य का जो पुनर्गठन हुआ, जो मद्रास राज्य का गठन हुआ, उसके अंतर्गत तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश और तमिल भाषी तमिलनाडु दोनों एरिया उसमें शामिल था। तो जो इस तरह की विभाजन हुए थे, इस तरह का जो क्लासिफिकेशन हुआ था और जिसमें 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से संबंधित राज्य एक हो गए और जिनको आपस में तालमेल स्थापित करने में कई प्रकार की जो है दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, उन सारी दिक्कतों के कारण भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की आवाज जो है वो क्या है कि बुलंद होने लगी। फिर हमने आपको बताया कि बहुत सारे कमीशंस का जो है वो गठन किया गया, कमेटी बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो है फजल अली आयोग के पहले भी बल्कि कह सकते हैं कि 1953 ईस्वी में आंध्र राज्य अधिनियम पारित हुआ। पोटी श्रीरामुलु के आंदोलन की वजह से, संघर्ष की वजह से, उनकी अनशन की वजह से, यद्यपि उनकी डेथ हो गई लेकिन उनकी डेथ का असर ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फिर क्या है कि उनकी मृत्यु के 3 से 4 दिन के भीतर पार्लियामेंट में आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य बनाने की जो है घोषणा करनी पड़ी और फिर आंध्र राज्य अधिनियम जो है वो सामने में आया और फिर भाषाई आधार पर कह सकते हैं आंध्र प्रदेश जो है हिंदुस्तान का गठन होने वाला पहला राज्य बन गया। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बना तो जाहिर सी बात है कि और सारे जो राज्य थे उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी प्रारंभ कर दी। जैसे गुजरात, जैसे मुंबई जो प्रांत था उसमें गुजरात और महाराष्ट्र का दोनों हिस्सा वर्तमान में शामिल था, ठीक है। तो उसमें गुजराती जो है वो क्या है कि वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। तो इस तरह से तमाम तरह के जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी उसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्लान बनाया गया कि क्या भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फजल अली आयोग का गठन हुआ और उन्होंने इस पर हामी भरी और इसी के परिणाम स्वरूप फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो है प्रदेश बने, ठीक है। लेकिन अभी भी समस्या का कह सकते हैं कि समूल समाधान नहीं हो पाया था, ठीक है। दिक्कतें जो है वो क्या है कि बढ़ती चली गई और फिर बाद में समय समय पर फिर क्या हुआ कि दिक्कतों के निपटारा हेतु कई तरह के प्रयास किए गए और फिर वर्तमान समय तक आते आते अभी 28 राज्य जो है वजूद में है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में जानकारी दी थी, लेकिन उसी जो है वीडियो के अंत में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि राज्यों की तरह हम लोग संघ शासित प्रदेश के बारे में भी देखेंगे कि वो उसका इतिहास क्या है, वो कैसे वजूद में आया। हम लोग इस बात को भी जानने की जो है कोशिश करेंगे। ये लास्ट वीडियो में हमने आपसे एश्योर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, संघ शासित प्रदेश के बारे में। यहां पर यह समझिएगा कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम लोगों का अपना एक लंबा समय रहा है, अंतराल, एक अनुभव जो है हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसी फील्ड में व्यतीत किए, जिसकी वजह से हम सब की अपनी एक समझ है कि एग्जामिनेशन का ट्रेंड क्या रहता है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे फिर SSC या जिस तरह से भी जो एग्जाम्स के पैटर्न होते। तो ये कलेक्टिवली जो है वो क्या है कि मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि एक सामान्य समझ संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में विकसित हो सके और जो है वो क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिक्वायर्ड फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको जो है मिल सके। तो इसी के अंदर तो आइए आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संघ शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो यहां पे जैसा कि हर बार की तरह यहां पर भी जो है हमने बनाया पहले संघ शासित प्रदेश, ठीक है।
प्रेजेंटली जो है वर्तमान समय में इसकी जो संख्या है वो कितनी है 28, ठीक है ना। इसकी संख्या जो है वो कितनी है 28। और आप जान रहे होंगे बहुत समय तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गए, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है 9। आप सब जागरूक है, आप सब खुद जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो है वो क्या है कि 8 है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, जो अभी भी यही समझते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है, वास्तव में वो अपना करेक्शन कर ले, ठीक है। अब जो है वो क्या है कि दादरा और नागर हवेली, ठीक है, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। ध्यान ये रखिएगा कि दादरा और नागर हवेली को दमन दीव में नहीं मिलाया गया, दमन दीव को जो है वो क्या है कि और मिलाया क्या गया, दोनों को एक साथ कर दिया गया है। तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव ये संयुक्त नाम हो गया और इसकी जो राजधानी है वो दमन होगी, ठीक है। तो अभी हाल में वर्तमान जो सरकार है उसने निर्णय लेकर उन्होंने क्या किया, दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो है संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो संख्या कितनी हो गई है 8 हो गई है। तो यहां पे देखिए इसीलिए हमने संख्या जो है वो लिखा है 8, ठीक है। इसके बाद देखिए संघ शासित जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार, ठीक है, जो ये 8 राज्य अभी फिलहाल 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी फिलहाल, इसका शुरुआत में ही हम इसकी राजधानी समझ ले अंडमान निकोबार। याद रखिएगा इन सारे जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्राचीन केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली हो गया। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ हो गया। पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह हो गया। दादरा नागर हवेली की राजधानी जो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। तो ये 8 जो है वो क्या है कि संघ शासित क्षेत्र है। अब हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए उसको बात को आगे बढ़ाने के पूर्व जो हमने पिछले वीडियो में जो बातें कही थी उसको एक बार मतलब एक शॉर्ट में रिकैप करना चाहूंगा मैं कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। अब यहां पे इसलिए इसको हमने बनाया ताकि आप यहां पे समझ सकेंगे कि वर्तमान में देखिए केरल वर्तमान में है लेकिन मद्रास कहकर कोई राज्य नहीं है, ठीक है। मैसूर कहकर कोई राज्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बंबई कहकर कोई राज्य नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप करीब करीब सारे स्टेट्स जो वर्तमान में हैं, ठीक है। तो केरला हो गया, मद्रास है। अब मद्रास में जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश हो जाएगा और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु था। लेकिन 1953 में यानी कि 56 के पहले 1953 में ही हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश जो है मद्रास से अलग हट गया। तो मद्रास बाद में तमिलनाडु के नाम से जाना गया, मैसूर बाद में कर्नाटक के नाम से, बाद में बंबई का जो है हमने लास्ट वीडियो में बताया कि बंबई में गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य के रूप में तब्दील कर दिया गया, तो बंबई भी बाद में हट जाएगा। फिर राजस्थान पंजाब भी बाद में परिवर्तन होगा, हमने आपको बताया पंजाब से पंजाब और हरियाणा निकला और एक केंद्र शासित प्रदेश से निकला चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ देखिए अभी नहीं है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो 6 यूनियन टेरिटरीज थे इसमें चंडीगढ़ शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान ये सब हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए कि ये जो दिल्ली था, दिल्ली जो है वो क्या है कि अभी भी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन अब इसे एक अर्ध राज्य का, एक सेमी स्टेट का दर्जा जो है 1991 में जो है प्रदान किया गया, क्योंकि वास्तव में देखा जाए दिल्ली के अपने मुख्यमंत्री है, दिल्ली का अपना मंत्रिपरिषद है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय, दिल्ली का जो है, तो एक तरह से दिल्ली की जो है स्थिति एक राज्य जैसी होने की वजह से इसे पूर्ण राज्य तो नहीं लेकिन इसे अर्ध राज्य का दर्जा जो है दिया गया। अब देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश में ये जो हिमाचल प्रदेश है आज यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब ये क्या हो गया, किस रूप में तब्दील हो गया है, स्टेट के रूप में। तो हिमाचल प्रदेश आज यूनियन टेरिटरीज नहीं है, मणिपुर यूनियन टेरिटरीज नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हो कि एक जो है ये हो गया, इसके बाद दूसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार, इसके बाद तीसरा जो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप है, ये तीनों एक ही जो है वो क्या है कि यूनियन टेरिटरीज को दर्शाता है। लेकिन इसका नाम पहले क्या था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, बाद में जाकर इन तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये तीसरा जो है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज होगा। यानी कि वर्तमान समय में
जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आज जिसको कहते हैं, ये तीनों 1956 में एक यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस रखता था। और उस समय जो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर एक स्टेट का दर्जा रखता था, बाद में जाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो है ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको मैंने इसलिए इसको बताया ताकि आप ये समझ सके कि 1956 में कौन सा स्टेट वर्तमान जो है वो क्या है कि स्टेट का दर्जा रखता था, जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया। उस समय कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरीज था जो कि बाद में जाकर स्टेट का दर्जा लिया, तो मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 के 3 जो है वो क्या हो गए, यूनियन टेरिटरीज था लेकिन बाद में जाकर स्टेट का दर्जा हासिल किया। ठीक है, और शुरुआत के दिनों में दिल्ली, इसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यही 3 जो है यूनियन टेरिटरीज 1956 में बिलोंग करते थे। ठीक है, अब चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले संघ शासित क्षेत्र दिल्ली। अब दिल्ली से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं कि 1955-56 तक ये ग श्रेणी का राज्य था। हमने आपको बताया था कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय हमने हमारे देश के जितने प्रांत थे, जो स्टेट्स थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स थे, सबको मिलाकर वो क्या है कि उसको मिलाकर 4 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में। और ध्यान ये रखना है कि दिल्ली उस समय, आप देखिएगा पिछले वीडियोज में शुरू में ही हमने ग्रुप इसीलिए बनाया था और उस स्टेट बताया था कि कौन कौन से क्षेत्र उसमें आते हैं। तो उसमें आप देखिएगा ग श्रेणी में यानी कि ग्रुप सी में दिल्ली जो है वो आता था। ठीक है, तो दिल्ली जो है 1950 में ग श्रेणी के राज्य थे, लेकिन 1956 में आपने देखा जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, उसके अंतर्गत जो दिल्ली था, जो ग श्रेणी के था, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली हो गया। 1955-56 तक ये ग श्रेणी का राज्य था। ठीक है, अंग्रेजों के समय यह एक चीफ कमिश्नरी प्रांत है। आपको मालूम होगा कि दिसंबर 1911 ईस्वी के पहले कलकत्ता अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने, और कह सकते हैं कि वहां से घोषणा की, जिसे दिल्ली दरबार की घोषणा कहा जाता है। 2 घोषणा की थी, उसमें से एक घोषणा थी कि भारत में ब्रिटिश राज्य की जो राजधानी है वो राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित किया जाएगा। वो कहाँ पे, दिल्ली। और फिर 1912 में दिल्ली को राजधानी जो है ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली में ध्यान ये रखना है कि वो चीफ कमिश्नरी का प्रांत आता था। ठीक है, चीफ कमिश्नरी का प्रांत था। ठीक है, इसके बाद 1955-56 तक, आजादी के बाद 1955-56 तक ग श्रेणी का राज्य था, और 1956 में ग श्रेणी के राज्य लुप्त हो गए, दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके पहले 1952 में यह सीमित अधिकारों वाला एक विधानसभा का गठन किया गया था। 1947 में जैसे देश आजाद हुआ, ठीक है, भले ही वो ग्रुप डी का जो है, ग्रुप सी का वो जो है वो क्या है कि स्टेटस था उसे राज्य का, लेकिन 1952 में सीमित अधिकारों वाला एक विधानसभा का यहाँ गठन किया गया था, जिसका चीफ मिनिस्टर जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। ठीक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 में सीमित अधिकारों वाला जिस एक विधानसभा का गठन दिल्ली में किया गया, उसके जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिएगा कि 1991 में इसको जो है सेमी स्टेट का दर्जा यानी अर्ध राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। क्यों दिया गया भाई, हमने आपको लेक्चर में बताया कि अपना इसका उच्च न्यायालय था, इसका अपना एक विधानमंडल था, अपना इसका एक मंत्री परिषद था, और इस वजह से जो है इसे अर्ध राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। तो फिर से एक बार, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 1955-56 तक ग श्रेणी का राज्य था। 1956 में ग श्रेणी के राज्य लुप्त हो गए तो दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, और 1956 से लेकर 1991 तक यह यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस जो है वो रखता रहा। ठीक है, लेकिन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित हुआ, और ये किसके सिफारिश पर पारित हुआ था, बालकृष्ण कमेटी की सिफारिश पर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर उसे एक स्पेशल स्टेट का दर्जा, इसको एनसीआर जो है
घोषित किया गया। ठीक है, 1991 से एक अर्ध राज्य का एक प्रकार से उसे दर्जा मिल गया। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है एक बात और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 239A के अंतर्गत इसको दिल्ली को जो है यूटी का दर्जा यानी यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था। और वहां पे दिल्ली का प्रशासक जो है उपराज्यपाल कहलाता है और इसका सृजन जो है सितंबर 1966 में हुआ था। और दिल्ली के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल जो है वो कौन थे? आदित्यनाथ झा थे। ठीक है, तो ये जो है ये अलग से हमने इसलिए बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार सवाल आ जाते हैं। और बाकी और सारी बातें आप समझ गए। ठीक है ना, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली जो है वो क्या था कि 1950 में गा श्रेणी का राज्य था। 1956 में सारे श्रेणी जो 4 भागों में था वो खत्म हो गया, तो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। 1956 से 91 तक उसका दर्जा यूनियन टेरिटरी का बना रहा। लेकिन फिर क्या हुआ? बालकृष्ण कमेटी की सिफारिश पर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में आया और उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। उसे जो है मतलब जो है सेमी स्टेट कहा गया। ठीक है, और उसके रीजन क्या थे कि अपना उच्च न्यायालय वगैरह सब था, सब ये सारी बातें हमने जो है आपको बताई। ठीक है, तो दिल्ली कैसे यूनियन टेरिटरी बना ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार। और इसमें इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार ये जो है वर्तमान जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो स्टेटस रखते हैं यूनियन टेरिटरीज का, उसमें सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो है वो यूनियन टेरिटरीज कौन है? तो उसका इंपॉर्टेंट उसका जो है जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे देखिए अंडमान जो है मलयालम भाषा का शब्द है और उसका क्या मलयालम भाषा का शब्द है? हांदुमन। और ये हनुमान, एक्चुअली हनुमान का विकृत रूप है हांदुमन और हांदुमन से अंडमान निकला है। निकोबार भी मलयालम भाषा का ही शब्द है और जिसका तात्पर्य होता है नग्न लोगों की भूमि। ठीक है, अंडमान निकोबार में आज भी जो उसके जंगलों में आदिवासी अपने मूल स्वरूप में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में 1 साल 1.5 साल पहले जो है वहाँ पे सेंटेनलीज नामक की जो जनजाति उसने एक अमेरिकी जो है ईसाई मिशनरी की हत्या कर दी थी। ठीक है ना, तो वो जो है नग्न रहते हैं, नग्न लोगों की भूमि। निकोबार का मतलब ये होता है नग्न लोगों की भूमि। ठीक है, 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना, यानी पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में था। 1947 में भारत की आजादी के बाद जो है भारत का हिस्सा बना, आजादी के बाद का पहला संघ शासित प्रदेश था। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा इधर इसके पहले थोड़ा सा अगर आप समझिएगा, थोड़ा सा ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह से सवाल आ चुके हैं और मुझे कई बार मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि 30 दिसंबर 1943 में आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस जो है वो नजरबंद कर दिए गए थे, तो उनको वो जो है वहां से भाग कर फिर क्या है कि वो धीरे धीरे वहां पे सिंगापुर वगैरह पहुंचे। ठीक है ना, तो पहले जर्मनी, फिर जापान, फिर सिंगापुर, थाईलैंड, इन सारी जगहों पे पहुंचे। ठीक है, उसके बाद जो है जापानी सेना के सहयोग से वो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ने की जो है वो बात सोचते थे, उनके दिमाग में ऐसी जो है कल्पना थी। ठीक है ना, तो उस दौरान जो है उनका वहां पे अंडमान निकोबार जो है वहां पे जाना हुआ था। तो 30 दिसंबर 1943 को ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप समूह जो है वो कर दिया गया। ठीक है, शहीद और स्वराज द्वीप समूह कर दिया गया। वर्तमान समय में याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार, अंडमान के जो द्वीप है रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप, इन तीनों का नाम बदलकर रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है द्वीप रखा गया। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया। ठीक है, शहीद द्वीप रखा गया। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया। ठीक है, तो ये उसके पहले था, इसका वर्तमान नाम अंडमान निकोबार ही है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कुछ समय के लिए शहीद स्वराज कर दिया था। वर्तमान जो सरकार है मोदी जी ने अंडमान जो है के 3 द्वीप का नाम बदल दिया है। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया, नील द्वीप शहीद द्वीप हो गया, हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि वह शुरू से ही अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरीज का दर्जा रखता था। और हमने आपको बताया था कि 1956 में 1950 में जो केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे उसमें अंडमान निकोबार भी जो है वो क्या है कि
शामिल था। अब देखिए संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप ये भी 1956 से ही है। इसमें कुल 36 द्वीप है जिसमें 7 द्वीपों पर ही जो है जीवन संभव है और 1956 में इसके द्वीपों को मिलाकर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। आपको मालूम है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश में जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल था वो लक्षद्वीप भी था। ठीक है, तो 1956 ईस्वी में इसके द्वीपों को मिलाकर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, लेकिन हमने आपको क्या बताया, पहले इसको क्या कहा जाता था, मिनिकॉय, लक्कादीवी तथा अमीन दीवी। ठीक है, मिनिकॉय, लक्कादीवी तथा अमीन दीवी, इन तीनों नामों से पुकारा जाता था। अब ये इतना बड़ा नाम लेना जो है वो क्या कठिन, तो 1973 में जो है इसका नाम बदलकर तीनों को मिलाकर एक साथ सम्मिलित नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है कि ये स्थिति हो गई। इसके बाद देखिएगा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़। हमने ये बताया था कि जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, हमने आपने देखा कि कितनी बार मैंने इसका जिक्र किया और इसीलिए शुरू में ही जो है देखिए पढ़ाने वाले को यह आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बात को हमें बार बार उल्लेख करना है, इसलिए शुरू में ही हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसमें से कौन बाद में और राज्यों में कन्वर्ट हुआ था, तो हमने आपको बताया बंबई, गुजरात और महाराष्ट्र में हो गया। इसी प्रकार हमने आपको बताया पंजाब, हरियाणा और पंजाब में, फिर इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा जो था और हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज का दर्जा रखता था, बाद में जाकर उसने स्टेट्स का दर्जा हासिल किया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है वो क्या है कि बाद में असम के संघर्ष होगा, असम राज्य के साथ नागालैंड वगैरह मिला दिया जाता है, लेकिन बाद में नागा लोग संघर्ष करते हैं तो नागालैंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो इसीलिए फिर से समझिएगा कि जब हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं तो इसका उदय कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया 14 राज्य बने थे, है ना, 1956 में। तो 14 राज्य में पंजाब था, पंजाब में हरियाणी भाषी लोगों को मिला दिया गया और पंजाब को मिला दिया गया। लेकिन 1966 में शाह आयोग का गठन हुआ और उसको 2 हिस्सों में बांटकर हिंदी भाषी हरियाणा, पंजाबी भाषी पंजाब हो गया। ठीक है, ये 2 भागों में बट गया। अब सवाल ये उठा कि इसकी राजधानी क्या होगी। हरियाणा भी कहता था नहीं चंडीगढ़ मेरा हो, पंजाब भी कहता था चंडीगढ़ मेरा हो। तो दोनों में क्या हुआ कि विवाद जब हुआ तो चंडीगढ़ ना तो हरियाणा ना ही पंजाब को दिया गया, उसको दोनों की राजधानी बनाकर उसको यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए एक सवाल जो है मुख्य परीक्षा में आता है कि यूनियन टेरिटरीज का दर्जा क्यों मिलता है, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, उसे क्यों नहीं स्टेट का दर्जा या किसी और राज्य में क्यों नहीं मिला दिया जाता है। तो ये एक जो है वो क्या है कि इसके बहुत सारे रीजन है। उसमें एक रीजन ये भी समझिएगा, जैसे चंडीगढ़ एक उदाहरण है कि दोनों लड़ने लगे तो कहा गया कि किसी के पास नहीं जाएगा, उसको दोनों की कंबाइंड राजधानी बना दिया जाए और उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर दमन द्वीप की बात करिए, दादरा नागर हवेली की बात करिए, तो वो सब दूरस्थ क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि उसका जो कल्चर है, उसके पास के जो राज्य हैं उसके कल्चर से अलग है, क्योंकि पुर्तगालियों का शासन था। तो उसको मिलाए नहीं, अगर मिला दोगे बेतरतीब जो है, तो गोवा के लोग हमेशा यही सोचेंगे कि अगर उसको अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया तो आप मिला दीजिएगा महाराष्ट्र में, तो गोवा महाराष्ट्र का अपना कल्चर अलग है और वहाँ पर एकदम अलग। तो वो दोनों जो है वो कहीं पर भी आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो उसको इसलिए कहा गया कि एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाए या फिर जो है इसको यूनियन टेरिटरीज। तो शुरू में गोवा को यूनियन टेरिटरीज ही बनाया गया था दमन द्वीप के साथ। बाद में 1987 में गोवा को जो है अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन दमन द्वीप इतना छोटा था कि वो जो है वो क्या है कि मिलना भी नहीं चाहता था गोवा में, लेकिन उसको अलग से राज्य का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको जो है आप को यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र के रूप में घोषणा करनी पड़ी। इसी प्रकार दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली जो है वो क्या है कि पूरे भारत के जो प्रधानमंत्री है या पूरे भारत के जो हेड आप कह सकते हो राष्ट्रपति या प्रधान, उनका कह सकते हैं कि सिटिंग कैपिटल है और उसको जो है वो क्या है कि किसी के अधीन नहीं दिया जा सकता, उसको केंद्र शासित ही रहने दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सारे कारण होते हैं यूनियन टेरिटरीज के गठन का, जिस पर संघ को मजबूरन या समझ लीजिए या उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है या उसके कल्चर कुछ इतने डिफरेंट होते हैं या फिर वो इतने छोटे होते हैं कि वो किसको एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पड़ोस के राज्य में भी मिलाना संभव नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उसको जो है केंद्र अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा पंजाब का तो कैसे आया, तो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ है,
हमने आपको बताया पंजाब प्रांत 1956 में, शाह आयोग का गठन हुआ था अप्रैल 1966 में। ठीक है, पंजाब प्रांत 1956 इसलिए लिखा कि 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब भी जो है एक प्रांत था। फिर शाह आयोग का गठन अप्रैल 1966 में हुआ, उसने एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद हरियाणा और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 18 सितंबर 1966 को। पंजाब हरियाणा 2 हिस्सों में बढ़ गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरीज का दर्जा 1 नवंबर 1966 को हासिल हो गया। ठीक है ना, बस इतनी बात समझिएगा। हमने शुरू में इसके बारे में कई डिटेल में बता दिया कि पंजाब जो है वो हरियाणा और पंजाब यानी हिंदी और पंजाबी दोनों भाषी लोगों को मिला दिया गया था। तो जो दिक्कतें थी वो यहाँ पे भी रही, तो उसी का समाधान ढूंढने के लिए हरियाणा और पंजाब का 2 अलग स्टेट का दर्जा हुआ और चंडीगढ़ राज्य भी वजूद में आया। ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए दमन द्वीप के बारे में आपको पता है कि भारत में मिलने के पूर्व गोवा के साथ ये पुर्तगालियों के नियंत्रण, यानी गोवा, दमन द्वीप ये सब क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन द्वीप भारत को मिला पुर्तगालियों से। ठीक है, इसके लिए ये आसान नहीं था, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा पुर्तगालियों से। ठीक है ना, और भारत सरकार ने एक सैन्य अभियान के अंतर्गत इसको अपने कब्जे में लिया। अब सैन्य अभियान का नाम क्या है ये याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को जो है पुर्तगालियों से वापस जो है भारत में लिया गया। और ये जो 1961 है ये समझ जाइए कि 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। अब आप समझिए 1510 ईस्वी में गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जे में गया वो 1961 में लगभग 450 साल के बाद हिंदुस्तान को वापस मिला। और वो जो है 450 सालों तक वो क्या है कि पाश्चात्य जगत की जो है वो क्या है कि एक प्रकार से सांस्कृतिक जो वातावरण है उस वातावरण में रहा, इसलिए वहाँ का कल्चर एकदम डिफरेंट होता है हमारे शेष हिंदुस्तान से। वहाँ पर ये लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हो, वहाँ पर जो है ये लगता है कि जो है आप किसी भी देश में भ्रमण कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे गोवा जो है तो 19 दिसंबर, इसलिए गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमने आपको बताया कि गोवा को दमन द्वीप तो यूनियन टेरिटरीज था, ठीक है, 1961 से बाद में भी रहा, लेकिन बाद में गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दे दिया गया। और एक सैन्य अभियान के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि गोवा और दमन द्वीप हिंदुस्तान को वापस मिला था, ऑपरेशन विजय। पुर्तगाली गवर्नर उस समय एंटोनियो वसालो ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, उस समय यानी कि अगर गोवा 1961 में जब हिंदुस्तान को वापस मिला सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के पश्चात, उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटोनियो वसालो। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जब तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जवाहरलाल नेहरू बार बार ये कहते थे कि ये भारत के गाल पर फुंसी के समान है, इसलिए इसका होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। तब जाकर जो है फिर क्या है, और ये ध्यान रखिएगा कि दमन दीव जो है वो अभी हाल ही में इसे दादरा नागर हवेली में मिला दिया गया। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि ये जो है वो क्या हुआ कि 1961 में गोवा जो है दमन द्वीप के साथ गोवा सब हमारे हिंदुस्तान में आ गया। ठीक है, लेकिन इसको जो है यूनियन टेरिटरीज का दर्जा देने के लिए 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा दमन द्वीप दोनों को प्रथम अनुसूची में शामिल कर दिया गया। और उस समय जब शामिल हुआ था दोनों को यूनियन टेरिटरीज के रूप में, लेकिन बाद में जाकर गोवा स्टेट का दर्जा हासिल कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी। ठीक है, सबसे पहले पांडिचेरी समझ लीजिए, इसमें 4 जिला आते हैं और 3 राज्यों में, यानी कि पांडिचेरी का जो संबंध है वर्तमान भारत के 3 राज्य से है। और कौन कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। इन 3 राज्यों से है, 4 जिले हैं और वो कौन कौन सा? यनाम जो आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद पुदुचेरी तमिलनाडु में है। ठीक है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, माहे जो है वो केरला में है। ठीक है, ये 4 जो है वो क्या है कि एक प्रकार से समझा जिला है और ये 3 राज्यों में वर्तमान भारत से जो है वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप देखिए एक और कारण समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा गया। आप देखिए सब अलग अलग है, अब अलग अलग है तो कौन किस पर जो है, और उसको एक बनाना है तो आंध्र प्रदेश नियंत्रण करे कि केरल करे कि तमिलनाडु, तो इस स्टेटस के होने की वजह से इसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया। 1 नवंबर 1954 को ध्यान ये रखिएगा कि जिस तरह से गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में था, पांडिचेरी भी उसी तरह से फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पे जो है वो क्या है कि 1 नवंबर 1954 को भारत के साथ 138 वर्ष के पश्चात ये एकीकृत हुआ था, मिला था। 1816 में फ्रांसीसी शासन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और 28 मई 1956 को, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर 1954 को भारत के साथ एक अटैच्ड कर दिया गया, लेकिन 28 मई 1956 को एक संधि पर हस्ताक्षर जब फ्रांस की सरकार ने किया, सभी 4 क्षेत्र को मिलाकर, तब जाकर जो है वो क्या है कि पांडिचेरी बना। और इसकी पुष्टि जो है फ्रांसीसी सरकार ने 1962 में किया था, ठीक है। 14वां संविधान संशोधन हिंदुस्तान में पारित हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद इसको जो है यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी के कब्जे वाले पुदुचेरी को भारत के साथ एकीकृत किया गया। 138 वर्ष के पश्चात 1816 में फ्रांसीसी शासन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। 28 मई 1956 को एक संधि पर हस्ताक्षर किया फ्रांसीसी सरकार ने, ठीक है। और सभी 4 क्षेत्र को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र जो है बनाया गया, ठीक है। और ये जो संधि हुई, इसकी पुष्टि जो है फ्रांसीसी संसद जो है, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी जो संसद है वो कब किया था, 1900, चूंकि संधि तो सरकार करेगी, पुष्टि जो है वहाँ का पार्लियामेंट करेगी, वो 1962 में कर दी। और तब जाकर 14वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत पांडिचेरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। और पांडिचेरी जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की कहा करते थे, ठीक है। इसके बाद संघ शासित क्षेत्र दादरा व नागर हवेली, 1954 तक इस पर भी पुर्तगाली का नियंत्रण था। भारत में यह शामिल हुआ 11 अगस्त 1961 को, ठीक है, 11 अगस्त 1961 को। और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है 12वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा गोवा, दमन द्वीप को 12वीं अनुसूची, प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दादरा और नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र के रूप में तब्दील किया गया 1961 में, ठीक है। इसके बाद देखिए संघ शासित क्षेत्र, ये लास्ट जो बचा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके बारे में आपको मालूम है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो इस पर अलग से बनाऊं, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बस सिर्फ चूंकि यूनियन टेरिटरीज हमें समझना है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को लाया गया। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास हुआ, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में, 9 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ और उसके बाद वो कानून बन गया और लागू हो गया 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को इस प्रकार जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, 2 संघ शासित क्षेत्र बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इस तरह से टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हुई। लेकिन अभी हाल में दादरा और नागर हवेली और दमन दीव के मिलने के बाद जो है फिर क्या हो गया कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर अब क्या हो गई 8। उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और ये यूनियन टेरिटरीज की कहानी है, इससे भी सवाल किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और यह आपकी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।